नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का? जो हमने रूल नंबर 15 किया था, लगभग लगभग वैसा ही रूल है ये। रूल नंबर 15 में हमने किया था सिनोनिम प्रोनाउन के बारे में। सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट, मोस्ट, लॉट्स ऑफ के बाद एक नाउन आएगा, फिर एक वर्ब आएगी। नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वर्ब किस टाइप की होगी। ये क्या है? रूल नंबर 16 में फ्रैक्शन दे दिए इस बार। उनकी जगह क्या है? फ्रैक्शन, मतलब हिस्सा। जैसे हाफ ऑफ, किसी चीज का हाफ हो, 1/3, 2/3, 3/4, इस टाइप के अगर सब्जेक्ट हमारे आते हैं तो उसके बाद एक नाउन मिलेगा, और उसी नाउन के ऊपर ये डिपेंड करेंगे किस टाइप से करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। देखो, नाउन दो प्रकार का हो सकता है, या तो काउंटेबल हो सकता है, ये पहले भी बताया था अभी, या अनकाउंटेबल हो सकता है। ठीक है, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, अगर डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते तो। और काउंटेबल होगा तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती हैं। बस इसमें फर्क इतना है कि देखो, किसी चीज का अगर आधा करेंगे, किसी चीज का 1/3 करेंगे, या किसी, मतलब काउंटेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ काउंटेबल नाउन की, मतलब किसी चीज को गिन सकते हैं, उसका आधा किया, तो इसका मतलब वो क्या है? सिंगुलर तो है ही नहीं, एक से ज्यादा है, तभी तो उसका आधा किया, तभी उसका 1/3 किया, तभी उसका 3/4 किया। तो अगर नाउन काउंटेबल है और उसका हाफ देख रहे हैं, 1/3 देख रहे हैं, 2/3 देख रहे हैं, या 3/4 देख रहे हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल मिलेगा, कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता। बस यही फर्क है। सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट वाले पिछले केस में ये सिंगुलर भी हो सकता था, प्लूरल भी हो सकता था, लेकिन इस केस में ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि काउंटेबल है तो उसका आधा या 1/3 या 2/3 है, तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन कैसा है? ये प्लूरल है। तो काउंटेबल है तो प्लूरल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है, तो काउंटेबल है तो इसका मतलब ये प्लूरल रहेगा, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। और अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर होता ही है, तो उसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, वैसे देख भी सकते हैं काउंटेबल है, प्लूरल है, काउंटेबल मिले प्लूरल ही मिलेगा, इस केस में देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज्ड टुडे। वर्ब देखी, ठीक है, वर्ब कैसी है? प्लूरल है। इससे क्वेश्चन किया हमने, व्हाट आर क्लोज्ड टुडे। आंसर क्या मिला? हाफ ऑफ द होटल्स। ठीक है, हाफ ऑफ द होटल्स हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया। अब इस सब्जेक्ट में हमने देखा फ्रैक्शन आया हुआ है, फ्रैक्शन आया हुआ है तो इसका मतलब वो डिपेंड करेगा हमारे नाउन के ऊपर कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब हमने देखा होटल, होटल क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बताओ। काउंटेबल है, क्योंकि देखो होटल को आप गिन सकते हो, 1 होटल, 2 होटल, 3 होटल, डायरेक्टली काउंट कर सकते हो। होटल है और ये होटल्स लगाया है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल ही है। मैंने पहले भी बताया था कि फ्रैक्शन के केस में काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल रहेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन के केस में। बाकी आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ज्यादा दिमाग पे जोर देने वाली बात नहीं है। ये प्लूरल है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी कैसा है? प्लूरल है, और इसका मतलब इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी में, ये अनकाउंटेबल का दे दिया हमने। 2/3 ऑफ द लैंड हैज बीन कल्टिवेटेड। ठीक है, सबसे पहले वर्ब को ढूंढा, हैज, ये वर्ब है हमारी वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। इससे क्वेश्चन किया, व्हाट हैज बीन कल्टिवेटेड। आंसर मिल गया हमें 2/3 ऑफ द लैंड। इसका मतलब ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में हमने क्या देखा? सबसे पहले फ्रैक्शन दे रखा है, फिर प्रीपोजिशन दे रखा है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज दे रखा है। तो इसका मतलब 2/3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये अपने प्रीपोजिशनल फ्रेज के ऊपर डिपेंड करेगी। किस चीज का 2/3? हमें ये तो नहीं पता, तो इसका मतलब ये अपने प्रीपोजिशनल फ्रेज के ऊपर डिपेंड करेगी। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? द लैंड। अब लैंड का मतलब होता है जमीन। ठीक है, अब आप बताओ, जमीन को आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो? 1 जमीन, 2 जमीन, 3 जमीन, करता है ऐसे कोई काउंट? नहीं करता। क्या कैसे करता है? 1 स्क्वायर फीट
ज़मीन, ठीक है, 5 स्क्वायर फीट ज़मीन या 5 हेक्टेयर ज़मीन या 5 किले ज़मीन, ठीक है, ऐसे काउंट करता है। तो इसका मतलब एक यूनिट लगानी पड़ती है ज़मीन को काउंट करने के लिए, यूनिट लगानी पड़ती है, तो इसका मतलब उसको डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल ही नाउन है। तो लैंड क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इसका मतलब लैंड क्या है, सिंगुलर है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्यों, देखो किसी सिंगुलर चीज का 2/3 करोगे तो वो सिंगुलर ही रहना है, प्लूरल तो होने से रहा, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, हैज बीन सही है। अब इसमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, और इस टाइप के एग्जाम्पल आ जाते हैं, मतलब इनमें सही देता है। ये इंपॉर्टेंट रूल हैं सारे, आपको याद रखना। वो कैसे देगा, हैज की जगह हैव लगा देगा। 2/3 ऑफ द लैंड हैव बीन कल्टिवेटेड, पता भी नहीं चलेगा कि गलती कब होगी, ठीक है। ये था रूल नंबर 16। अब चलते हैं 17 की तरफ। रूल नंबर 17। 17 नंबर रूल क्या कहता है, 17 नंबर रूल कहता है मोर देन वन के बारे में। अगर मोर देन वन कहीं पे आ जाए एक साथ, तो उसके बाद एक नाउन मिलेगा और उसके बाद एक वर्ब मिलेगी, दोनों ही सिंगुलर होंगे। मोर देन वन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मोर देन वन रूम इज वैकेंट, ठीक है, ये वर्ब है, सिंगुलर है। क्वेश्चन किया, व्हाट इज वैकेंट, मोर देन वन रूम, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आई, मोर देन वन और एक रूम आया, तो ये क्या आ गया, नाउन आ गया, ठीक है। तो हमें पता है अगर मोर देन वन के बाद नाउन आ रहा है और एक वर्ब आ रही है तो वो कैसे आएंगे, दोनों ही नेचर में सिंगुलर आएंगे। तो मोर देन वन रूम भी सही है और वर्ब भी सिंगुलर है, सही है। तो आपको याद रखना है मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा तो डायरेक्ट आएगा, मोर देन वन, उसके बाद एक नाउन देंगे, या तो उसको प्लूरल बना देंगे या फिर वर्ब देंगे उसको प्लूरल बना देंगे। कैंडिडेट गलती कर देता है। इसी के अंदर थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा चेंजमेंट है, सारा बदल जाएगा। कैसे है देखो, मोर देन वन की बजाय मोर के बाद नाउन आ जाए, फिर देन वन आए, फिर वर्ब आए, मतलब जो ये नाउन था ये इस मोर और देन वन के बीच में चला जाए तो क्या होगा, तो नाउन भी प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। मोर प्लूरल नाउन, देन वन प्लूरल वर्ब। देखो एग्जांपल, मोर टीचर्स देन वन आर लेट, ठीक है। वर्ब को ढूंढो, ये वर्ब है, ये प्लूरल है। इससे क्वेश्चन किया, हु आर लेट, मोर टीचर्स देन वन, ये हमारा सब्जेक्ट मिल गया हमें। अब सब्जेक्ट में हमने देखा क्या है, मोर है, देन वन है, लेकिन जो नाउन है वो बीच में आ रखा है। अगर नाउन मोर देन वन के बीच में घुस गया है तो इसका मतलब नाउन को कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। तो हमारा टीचर्स भी प्लूरल है और जो हमारी वर्ब है आर, ये भी प्लूरल है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको वो गलत कर सकता था, मोर टीचर देन वन आर लेट, बिल्कुल गलत हो जाता। मोर टीचर देन वन इज लेट, ठीक है, इस प्रकार से कर सकता था। तो आपको दो ही बातें याद रखनी है, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर नाउन बीच में घुस जाए मोर देन वन के तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनाया जाए, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब इंट्रोडक्शन के लिए उसको सब्जेक्ट चूज कर लिया जाए, तो जो वर्ब होती है वो जो बाद में नाउन आएगा उसके अनुसार आएगी डायरेक्टली, ठीक है। देखो, देयर वाज ए किंग, तो जो ये क्या देयर है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है हमारा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी इससे आगे आने वाले नाउन के ऊपर, ठीक है। तो देयर
वाज ए किंग, अब हमारा सब्जेक्ट है ए किंग, तो उसके अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो ए किंग सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी वाज ही आएगी, सिंगुलर आएगी। उसी प्रकार से अगर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। देयर वर टू किंग, ठीक है। तो सिंपल रूल है, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो आगे आने वाले नाउन के नंबर के अनुसार ही वर्ब का नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है इसी में, रूल नंबर 18 में, इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जहां भी इट आ जाए उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, नेचर में सिंगुलर आएगी, ये याद रखना आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इट इज दीज बॉयज हु केम लेट टुडे। देखो यहां पर उसने दीज बॉयज को क्या बना दिया, प्लूरल बना के दिया है, उसके हिसाब से यहां पर आर आना चाहिए। लेकिन इट के लिए रूल है, हमेशा इट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इट के साथ हमेशा इज आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, ये आपको याद रखना है। ये सिंगुलर वर्ब ही आएगी, तो इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ये आपको याद रखना है। रूल नंबर 18। रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 क्या कहता है, एक न्यूमेरल एडजेक्टिव आए, न्यूमेरल एडजेक्टिव आए, उसके बाद एक प्लूरल नाउन आए, ठीक है। प्लूरल नाउन के बारे में तो आपको पता ही चल गया, नाउन दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो एक प्लूरल नाउन आए और उस प्लूरल नाउन से, उससे पहले देखते हैं हम न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव के बताऊंगा मैं, फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव बताऊंगा। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, यानी किसी चीज की विशेषता बताने वाला। अब किसी चीज की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उसकी रंग उसकी विशेषता हो सकती है, भाई वो वाइट है, ब्लैक है, रेड है, वो भी तो एक विशेषता है, ठीक है। उसकी नंबर उसकी विशेषता हो सकती है, भाई वो 1 है, वो 2 है, वो 3 है, ठीक है। इस प्रकार से हर एक चीज की काफी सारी विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे वो कुछ हो सकती हैं तो वो सम है, सम भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। वो बहुत सारी हो सकती हैं तो प्लेंटी, प्लेंटी भी एक एडजेक्टिव है। कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो नाउन के बारे में मिले वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। कोई भी पर्सन है, जैसे जैसे ये बोर्ड है, इसकी क्या क्या विशेषताएं, ये 1 है, इसका कलर वाइट है, ये सारी क्या है इसकी विशेषताएं, ठीक है। ये पेन है, इसकी अपनी विशेषताएं हैं। तो वो सारी विशेषताएं क्या कहलाती हैं, एडजेक्टिव कहलाती हैं उसकी। न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या है, वो एडजेक्टिव जो नंबर से रिप्रेजेंट किए जाए। जैसे मान लिया 2 रुपए लिख रहे हैं हम, तो रुपए की क्या विशेषता है, 2, कि वो 2 है, तो 2 क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्यों एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि वो रुपए की विशेषता बता रहा है, रुपए के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और वो किस टाइप का एडजेक्टिव है, देखो एडजेक्टिव है तो उसका कुछ ना कुछ टाइप भी होगा। टाइप क्या है इसका यहाँ पर, न्यूमरल। क्यों, क्योंकि वो एक नंबर के बारे में बता रहा है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो अब आपको न्यूमरल एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। बाकी आप इंटेलिजेंट हो ही। न्यूमरल एडजेक्टिव हो यानी एक नंबर दे रखा हो, डायरेक्ट सी बात यही है। उसके बाद एक प्लूरल नाउन आए, यदि उस प्लूरल नाउन से एक निश्चित राशि, दूरी, वजन या ऊंचाई का बोध हो रहा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। निश्चित का क्या मतलब है, निश्चित का मतलब है एक राशि, एक ऊंचाई, एक दूरी, मतलब एक यूनिक की बात कर रहा हो, एक की ही बात कर रहा हो, सिर्फ एक, चाहे वो राशि हो, दूरी हो, ऊंचाई हो, वजन हो, कुछ भी हो, एक हो, यूनिटी की बात कर रहा हो, अलग अलग बात नहीं कर रहा हो उनकी, तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर आएगी क्योंकि वो एक हो गया। लेकिन अगर उसी प्लूरल नाउन से
अलग अलग राशियों का बोध हो रहा हो, विभिन्न राशियों का, विभिन्न दूरियों का, विभिन्न ऊंचाइयों का या विभिन्न वजनों का बोध हो रहा हो, तो इसका मतलब वो प्लूरल हो गए हैं एक्चुअल में, और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अगर डाउट है तो डाउट क्लियर करेंगे ये एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स हैं 2000 रुपी इज ए हैंडसम अमाउंट। एग्जांपल नंबर 1 ले लिया हमने। सोल्व करने का तरीका वही है, वर्ब को ढूंढो। रेड वाला वर्ब है इज, ठीक है। वर्ब कैसी है हमारी, सिंगुलर है। इसने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब दी है, हम ये देखेंगे कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है, ठीक है। कैसा पता चलेगा, क्वेश्चन किया व्हाट इज ए हैंडसम अमाउंट, आंसर मिला 2000 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट। अब 2000 रुपीज को हमने देखा कि इसमें दो चीजें आई हैं, एक तो 2000 आया है और एक रुपीज आया है। तो 2000 क्या है, मैंने अभी भी आपको समझाया था, 200 क्या है, एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है। 2000 क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्यों, ये नंबर के बारे में तो बता रहा है, 200 क्या है, एक नंबर ही तो है। नंबर की जो विशेषता बताए वो न्यूमेरल एडजेक्टिव। और न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद क्या दे रखा है इसने, एक नाउन दे रखा है। रुपी, रुपी नाउन ही तो है, किसी भी चीज का नाम क्या है, नाउन। और किस टाइप का नाउन है ये, प्लूरल है। क्यों है प्लूरल, क्योंकि नाउन के अंत में यदि एस ई एस आई ई एस आई तो क्या हो जाता है, नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो मतलब वही हमारा रूल लग गया यहाँ पे, एक न्यूमेरल एडजेक्टिव दे रखा है, उसके बाद प्लूरल नाउन दे रखा है। तो जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी क्या ये जो रुपी हैं ये एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इस लाइन से पता चलेगा, ए हैंडसम अमाउंट, वो कह रहा है कि एक हैंडसम अमाउंट है ये जो 200 रुपये हैं ये एक हैंडसम अमाउंट है, ये अच्छा पैसा है। तो मतलब उसको एक बता रहा है, वो यूनिक बता रहा है, एक ही निश्चित राशि का बोध करा रहा है। तो इसका मतलब वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि वो सिर्फ एक राशि का बोध करवा रहा है इससे। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और उसने ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब दी है, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है इसी प्रकार से 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंट। वर्ब को ढूंढा, वर्ब है हमारी हैव, कैसी है, प्लूरल दे रखी है। क्वेश्चन किया व्हाट हैव बीन स्पेंट, 2000 रुपीज, ठीक है। 2000 क्या है इसमें, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। 2000 क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव। और उसके बाद क्या है, रुपीज क्या है, नाउन, अभी अभी समझाया था ना वह का वो प्लूरल। न्यूमेरल एडजेक्टिव दिया, उसके बाद एक नाउन दिया जो नेचर में प्लूरल था, ठीक है। उसके बाद एक वर्ब दी। वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है डिपेंड करेगी नाउन के ऊपर, रुपीज के ऊपर, कि वो एक ही राशि का बोध करा रहे हैं या विभिन्न राशियों, ऊंचाइयों या दूरियों या वजन का बोध करा रहे हैं। अब ये रुपये क्या यूनिक बात कर रहा है वो या इनकी अलग अलग की बात कर रहा है, तो ये पता लगेगा इस लाइन से, हैव बीन स्पेंट। वो कह रहा है उसने 200 रुपये खर्च किए, तो ये तो है ही नहीं उसने एक जगह 200 रुपये खर्च किए, मे भी हो सकता है, लेकिन संभावना ये है कि उसने खर्च किए कहीं भी किए हो। तो इसका मतलब वो यूनिकनेस की बात नहीं कर रहा है, वो अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन 200 रुपये को। तो इसका मतलब वो 200 रुपये विभिन्न राशियों का बोध करवा रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अगर एक ही निश्चित राशि का हो तो सिंगुलर वर्ब, और वो प्लूरल नाउन अगर विभिन्न राशियों का बोध कराए तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो हमारी वर्ब प्लूरल सही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 20, रूल नंबर 20। क्या है रूल नंबर 20, अगर किसी सेंटेंस में नाउन आए, सबसे पहले नाउन से पहले भी कुछ आ सकता है, आने दो उसको, उसके बाद आए हु, विच और दैट, और उसके बाद आए वर्ब, ठीक है। जो हु, विच और दैट होंगे वो कैसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन सेक्शन में ही समझाएंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर आए, जो संज्ञा का स्थान पर आए वही सर्वनाम होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो रिलेशन को दिखाते हैं। अब रिलेशन कैसे दिखाया जाएगा, कौन, किसका, क्या, यही तो रिलेशन है। तो यही है रिलेटिव प्रोनाउन।
जो रिलेशन दिखा देते हैं, हु, विच और दैट, ये आ जाए, उससे पहले एक नाउन आए और इनके बाद एक वर्ब आए, तो क्या होगा, ये जो वर्ब है डायरेक्टली इस नाउन के ऊपर डिपेंड करेगी। इससे पहले चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो नाउन दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। बाकी सारे रूल यहाँ पे वेनिश हो जाएंगे, सिर्फ ये रहेगा अगर नाउन हमारा ये सिंगुलर है तो इस अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, और नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। क्वेश्चन आ जाते हैं, घुमा फिरा के देने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, मैंने देखा है कई बार ये, आप भी देखिए। जैसे पहले एक मैं सिंपल एग्जांपल आपको करवा देता हूं, आई हु एम टीचर टीच हेयर, कहता है कि मैं एक अध्यापक हूं जो यहाँ पे पढ़ाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वर्ब, वर्ब को कहाँ ढूंढेंगे, वर्ब को ढूंढेंगे, ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, सिखाना एक क्रिया है, एम एक क्रिया है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। अब इस वर्ब से क्वेश्चन किया, हु एम टीचर, ऑलरेडी कर रखा है क्वेश्चन, आंसर क्या मिला, आई। तो आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, आई और यू एक्सेप्शन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई के साथ वर्ब क्या आएगी, एम आएगी, ये सही है, ये सही है। अच्छा, ये हु है, इससे जस्ट पहले था ये, ठीक है। तो आपको बता दिया अगर रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है उससे पहले नाउन है तो उस नाउन, वो जो नाउन है उसका सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली इस वर्ब के नंबर या पर्सन से मैच खाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी वर्ब से क्वेश्चन किया, हु टीच हेयर, हु टीच हेयर, उसका आंसर भी आई मिला, ठीक है। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो भी आई है, आई प्लूरल है तो टीच भी प्लूरल होना चाहिए। क्या टीच प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, क्योंकि वर्ब के केस में क्या होता है, अगर वर्ब के अंत में एस ई एस या आई ई एस लगा दिया जाए तो हमारी वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। क्या इसके अंत में एस ई एस या आई ई एस है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये, एग्जाम्स में देखोगे आप इसको बार बार, वन ऑफ द इश्यूज विच वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय मी, ठीक है। अब देखो मैं आपको शुरू से यही कहता रहा हूं कि जैसे जैसे सेंटेंस बड़े होते चले जाएंगे उसके अंदर सब्जेक्ट को ढूंढना मुश्किल होता चले जाएगा। ये है वो सेंटेंस, यहां से शुरू हो गए हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोसीजर हमारा वही है, वर्ब को ढूंढेंगे, पहली वर्ब मिल गई है जी, सिंगुलर है, दूसरी वर्ब को ढूंढेंगे, दूसरी वर्ब भी मिल गई है, सिंगुलर है, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल दे रखा है, ठीक है। पास्ट में ही चल रहा है सारा सेंटेंस, पास्ट में ही चलना चाहिए, ये अलग रूल है, टेंस का रूल है, पास्ट पास्ट पास्ट, ओके, ठीक है, छोड़ो उसको। हमें अपना करना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वर्ब देखी, वर्ब से पहले देखा तो क्या दे रखा है, विच दे रखा है, लेकिन हम अपने आप प्रोसीजर वही करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग, आंसर क्या मिला, वन ऑफ द इश्यूज विच, ठीक है, ये हमें आंसर मिला, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट को देखते ही हमने क्या देखा, विच आया है, विच आते ही हमारे माइंड में एक बात आई कि अगर नाउन दे रखा है, नाउन से पहले चाहे कुछ भी हो, उसके बाद विच, हु, विच, दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है और उसके बाद वर्ब दे रखी है, तो जो ये वर्ब है इस नाउन के नंबर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। इसके पीछे क्या दे रखा है कोई मायने नहीं रखता, अब डिपेंड करेगी इस नाउन के और इस वर्ब के अंदर क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस विच की वजह से ये पॉसिबल हुआ। अब ये इश्यूज है, ये क्या है, प्लूरल है, दिखाई दे रहा है, ये जो नाउन है ये कैसा नाउन है, प्लूरल है, क्योंकि नाउन के अंत में अगर एस ई एस या आई ई एस लग जाए तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है,
तो इसका मतलब वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अब वर्ब तो हमारी सिंगुलर है, तो इसको ठीक करो, ये हो जाएगी वर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। वन ऑफ द इश्यूज विच वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय मी। अभी यहाँ पे बाकी है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, वो फिर से वहीं लगा दे, व्हाट लगा दे इसके आगे, व्हाट वाज रेज्ड बाय मी। आंसर क्या मिला, वन ऑफ द इश्यूज। व्हाट वाज रेज्ड बाय मी, वन ऑफ द इश्यूज। अब विच नहीं है वहां पे इसके बीच में। अब देखो इसके और इसके बीच में विच है, नहीं है। इसके चीज में काफी सारी चीजें हैं, तो ये विच नहीं आएगा। अब ये वाज है जो वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ इतना होगा, वन ऑफ द इश्यूज। ठीक है, देखो अब वन ऑफ द इश्यूज को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ प्रीपोजिशन ये काट दिया, क्या बच गया, वन। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। ये सही है। तो वन ऑफ द इश्यूज विच वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय मी, ये होगा हमारा सही सेंटेंस। इस प्रकार से हम सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। ये रूल इंपॉर्टेंट है, और इस एग्जाम्पल के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये बार बार एग्जाम में आता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 21 21 क्या कहता है रूल नंबर 21, वर्तमान में सबसे जरूरी बात है प्रेजेंट की बात होनी चाहिए। प्रेजेंट में क्या हो, अनफुलफिल्ड विश, ऐसी कामनाएं या कामना जो पूरी नहीं हुई हो। अनफुलफिल्ड का मतलब तो यही होता है ना, कंडीशन, ऐसी शर्त जो पूरी नहीं हुई हो, या डिजायर, ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हुई हो। के साथ कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, उसके लिए, उसको दर्शाने के लिए क्या शब्द यूज किए जाएंगे, ये इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश। इसका मतलब देखो, अगर ये शब्द कहीं आ रहे हैं, इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश, इसका मतलब ये है कि जो यूजर है वो ये दर्शा रहा है कि वर्तमान में उसकी कोई विश, कंडीशन या डिजायर है जो फुलफिल नहीं हुई है। इसका मतलब यही है। तो उसके साथ क्या आएगा, टू बी आएगा। उसके साथ क्या आएगा, टू बी आएगा। अब आप पूछोगे सर ये टू बी क्या होता है, अब मैं बताता हूं टू बी क्या होता है। बी है, ये वर्ब की फॉर्म है, उसी के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर, ये तो होते ही होते हैं, ये होते हैं बी के अंदर सारा। वो कह रहा है अगर वर्तमान में कोई आपकी विश अनफुलफिल्ड है, डिजायर अनफुलफिल्ड है, कंडीशन अनफुलफिल्ड है, और उसके लिए आप इफ, एज दो, आई विश, वी विश ये शब्द यूज कर रहे हो, तो उसके बाद एक टू बी आएगा, यानी जमार, वाजवर कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो टू बी हमेशा वर ही आएगा, सिर्फ वर आएगा। मतलब आपकी कंडीशन वर्तमान में कोई भी चीज अनफुलफिल्ड है और ये वर्ड आप यूज कर रहे हो, तो उसके साथ जो टू बी आएगा वो हमेशा वर आएगा। एग्जाम में वाज लगा के देंगे और आप ठीक करके आओगे। कैसे करके आओगे मैं भी समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, आई विश आई वर ए बर्ड। वो कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता, है वर्तमान की है, तो उसके लिए उसने क्या यूज किया, आई विश यूज किया। ठीक है, आई विश यूज किया तो हमें पता चल गया वर्तमान की कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन है उसकी, तो हमें पता है आई विश यूज करेगा, उसके बाद क्या करेगा वो, एक टू बी यूज करेगा। उसने क्या टू बी यूज किया है, वर यूज किया है, तो सही है। हमें पता है इफ, एज दो, वी विश, आई विश के बाद क्या आएगा, टू बी आएगा, वो हमेशा वर आएगा, ये सही है भाई। नेक्स्ट, इफ आई वॉज यू, मैं कह रहा हूं यदि मैं तुम होता, आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, तो मैंने चेयरमैन को कह दिया होता कि अपना मुंह बंद रखो। ये है इसकी हिंदी। अब चले इफ। इफ आते हैं, हम समझ गए कि
उसकी कोई अनफुलफिल्ड डिजायर, विश या कंडीशन हो सकती है। तो वो कह रहा है कि आई वॉज यू। अब पता चल गया हमें कि उसकी एक अनफुलफिल्ड क्या है, विश है। वो कह रहा है, डिजायर है कि मैं तुम होता, और वर्तमान की बात भी कर रहा है वो। तो हमें पता है इफ आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, एक टू बी आएगा, और वो टू बी हमेशा क्या होगा, वर होगा। वर्तमान की अनफुलफिल्ड कंडीशन डिजायर को दर्शाने के लिए इफ, एज दो, आई विश, वी विश जैसे शब्द यूज किए जाएंगे और उनके साथ हमेशा वर का यूज होगा। तो इफ आई वाज यू की बजाय क्या करेंगे, इफ आई वर यू। बता देता हूँ, ये एग्जाम में आएगा, आप चाहे लिख लो इसको अलग से। अगर आएगा तो यही आएगा 99%, बाकी 1% आएगा दूसरा, तो इसी टाइप का आएगा। पहली लाइन में एरर, इफ आई वर यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। ठीक है, बाकी टेंस की कंडीशन इसमें फुलफिल हो ही रही है क्योंकि सारा पास्ट में चल रहा है, वाज, हैव टोल्ड। ठीक है, हमारा समझने की चीज यही थी जो इसने रूल नंबर 21 ने कंप्लीट कर दी है। अब चलते हैं लास्ट और रूल नंबर 22 की तरफ। रूल नंबर 22 और आखिरी रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा लास्ट रूल है ये। इसके अलावा अगर कोई नियम या कोई चीज बच गई है तो आपको एग्जाम्पल्स में बिल्कुल क्लियर करा देंगे, शायद ही बची हो कोई। ठीक है, ये है, यदि दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। मैंने हमेशा और प्लूरल के ऊपर स्टार लगा दिए हैं। देखो, एंड से जुड़ने के बाद जो कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। ये सबसे पहला रूल था हमारा, सबसे बेसिक रूल था, फिर उसके बाद हमने उसके एक्सेप्शन की थे। लेकिन अब हम यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, न कि नाउन और प्रोनाउन की। देखो समझ में आ जाएगा, दो प्रोनाउन एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। कैसे कंफ्यूज करेंगे आपको, कंफ्यूजन ही तो दूर करना है। यू एंड ही हैव डिस्टर्ब मी, सिंपली ले लिया मैंने एक पहला एग्जांपल। सबसे पहले वर्ब देखी, वर्ब कैसी है, प्लूरल है। क्वेश्चन किया, हु हैव डिस्टर्ब मी, आंसर मिला यू एंड ही। अब यू एंड ही क्या है, दो प्रोनाउन है। यू और ही क्या है, दो प्रोनाउन है जो एंड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब दो प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। प्रॉब्लम कैसे देगा वो एग्जाम में, दूसरे एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको। यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो, ये देगा प्रॉब्लम। सबसे पहले वर्ब ढूंढी, ठीक है, वर्ब से क्वेश्चन किया, हु एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो, आंसर क्या मिला, यू एंड आई। यू एंड आई क्या है, यू क्या है, एक प्रोनाउन है, और आई क्या है, एक प्रोनाउन है, और वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। रूल क्या कहता है, अगर दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यू एंड आई एम की बजाय जो वर्ब आएगी वो आर आएगी। पकड़ नहीं पाओगे आप, एग्जाम में नहीं पकड़ पाओगे। यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट बिल्कुल सही है सर, सही नहीं है, गलत है, क्योंकि दो प्रोनाउन यदि एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। आई को नहीं देखेंगे, प्रोनाउन को देखेंगे, एंड से जुड़े हैं, प्लूरल वर्ब लगा के ठीक करो उसको। ये था हमारा रूल नंबर 22। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल के लिए स्पेशल लेके आएंगे, एक या दो जितने भी वीडियो बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल क्लियर करवाएंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाएंगे। तब तक के लिए अगर हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए हों तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।